हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होगे। तो मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और एमपी वर्ग 3 में अंतरिक्ष विज्ञान से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला टॉपिक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप भी एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अच्छे से नोट्स अपने हाथों से बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। आज लगभग अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक हमारा कवर होने वाला है पूरा। ठीक है, तो चलते हैं। अंतरिक्ष यानी स्पेस वह स्थान है जहाँ, देखो अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देंगे। वह स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। पेन का कलर कर लेते हैं, नीला कलर करते हैं। चल ठीक है, देखो अंतरिक्ष स्पेस वह स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तथा अंतरिक्ष तथा वायुमंडल का प्रभाव न्यूनतम रहता है। कैसा रहता है, न्यूनतम। अंतरिक्ष का अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रश्न आता है अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में राष्ट्रों के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बाह्य अंतरिक्ष संबंधी मिशनों तथा अंतरिक्ष अभियानों को क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, विश्व में 72 देशों के पास सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। पूरी विश्व की बात करते हैं तो कितने देश हैं, तो 72 देशों के पास क्या है, सरकारी अपनी खुद की एजेंसियां हैं, जिनमें से 14 देशों के पास अंतरिक्ष प्रक्षेपण की क्षमता है। कितने देशों के पास, तो 14 देशों के पास स्वयं के प्रक्षेपण करने की क्या है, क्षमता। ठीक है, 6 देशों के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां, 6 देशों के, कितने देशों के, 6 देशों के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के पास संपूर्ण प्रक्षेपण क्षमता है, संपूर्ण प्रक्षेपण क्षमता है। ठीक है, याद रखेंगे कितने देशों के पास, ऐसे 6 देश हैं जिनके पास संपूर्ण प्रक्षेपण करने की क्षमता है। ठीक है, और प्रक्षेपण यान क्या है, प्रक्षेपण यान एक साथ कई उपग्रहों को भेजने की क्षमता इत्यादि तकनीक मौजूद है। देखो, एक साथ में कई प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। तो वह कितने देश हैं, ऐसे कितने देश हैं, तो ऐसे 6 देश हैं। कितने देश हैं, 6 देश हैं। ठीक है, इसको भी याद अच्छे से रखेंगे। और कई उपग्रह को भेजने की क्षमता है इत्यादि तकनीक मौजूद है। ठीक है, जो तकनीकी हैं वो कितने देशों के पास मौजूद है, तो 6 देशों के पास मौजूद है, याद रखेंगे अच्छे से। तो अंतरिक्ष यानी वह क्या होता है, स्पेस बोलते हैं अंतरिक्ष को, क्या बोलते हैं, स्पेस, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है उस। तो वायुमंडल का प्रभाव कैसा रहता है, वहाँ पे न्यूनतम रहता है। वह स्थान जहाँ वायुमंडल का प्रभाव न्यूनतम रहता है तो क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को भी। ठीक है, विश्व में 72 देशों के पास सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां, जिनमें से 14 देशों के पास अंतरिक्ष प्रक्षेपण की क्षमता है। कितने, 14, और जिनमें से 6 देश जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, कितने देशों के पास हैं, तो 6 देशों के पास है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे जान लेते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्जाम में आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला आगे देखते हैं। देखो, 6 एजेंसियां कौन कौन सी हैं, जो सरकारी एजेंसियां अभी हमने बात की, तो सरकारी एजेंसी 6 कौन कौन सी हैं। चाइना है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चाइना की एजेंसी है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूएसए की। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ का है, इसरो, यानी भारत का है इसरो। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्या है, जैक्सा, जैक्सा कहाँ की एजेंसी है, जापान की है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की है, क्या है, नासा, अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है, रशियन हेड स्पेस एजेंसी कहाँ की है, तो ये कहाँ की एजेंसी है, रूस की है। कहाँ की है,
रूस की है, इसे क्या बोलते हैं, रोसकॉसमोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो रूस की एजेंसी इसे क्या बोलते हैं, रोसकॉसमोस बोलते हैं। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते हैं रूस। जो रूस की एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय की बात कर लेते हैं। रूस की एजेंसी 6 नंबर का है, इसकी एजेंसी कहाँ है, मॉस्को में है। कहाँ है, मॉस्को, याद रखेंगे मॉस्को है। और इसका जो नया नाम है इसे क्या बोलते हैं, रोसकॉसमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नया नाम रखा गया, क्या रखा गया है इसे, जो रूस की जो एजेंसी है उसका नाम रखा गया है रोसकॉसमो। ठीक है, रोसकॉसमो मोस। देखो अच्छे से आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखते हुए हमें चलना है। ठीक है, नेशनल एयरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी नासा की है। कहाँ की है, तो ये कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, इसे याद लिखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी पे है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1958 में हुई थी, याद रख लेंगे इसको भी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, वॉशिंगटन डीसी में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। जापान एरोस्पेस एजेंसी, इसका मुख्यालय की बात करता है, तो मुख्यालय कहाँ पे है, नोट करेंगे मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका मुख्यालय टोक्यो में। कहाँ पर है, तो टोक्यो, इसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, टोक्यो में है। इसरो का मुख्यालय तो आपको पता ही होगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, अच्छे से, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। ठीक है, और इसके बारे में अभी आगे हम और भी चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस, ये यूरोप संघ की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, याद रखेंगे 1975 में, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये कहाँ पर है, बीजिंग में है। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, याद रखेंगे इसको भी, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1993 में, नोट कर लेंगे 1993। ठीक है, चलते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। चाइना हो गया, यूरोप की हो गया, ठीक है, भारत की होगी, जापान की हो गई, अमेरिका की होगी और रूस की होगी। ठीक है, 6 एजेंसियां हमारे भारत की कितनी हैं, सरकारी 6 एजेंसियां, 1 2 3 4 5 6, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भारत की बात करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ सन 1962 से माना जाता है। कब से माना जाता है, तो सन 1962 से माना जाता है। ठीक है, 1962 से डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, कब किया गया था, 1962 में गठित किया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुआ। ठीक है, उपग्रहों के अनुसंधान के लिए 1969 में, कब की बात है, 1969 में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में, और गठन कब हुआ था, तो 1969 में। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, 1969 में, कब की गई, तो 1969 में की गई, 15 अगस्त 1969 में, याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 में, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, नोट कर लेना 15 अगस्त। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नामक, कौन सा, आर्यभट्ट नामक अपने प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो पहला जो भारत का उपग्रह था उसका नाम क्या है, तो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कब किया था, तो 19 अप्रैल 1975 को इसे प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, तो आर्यभट्ट हो गया। सन याद रखेंगे, सन भी पूछ लेता है। ठीक है, यह पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो कहाँ से छोड़ा गया था, यह पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। कौन सा, आर्यभट्ट। किसका बात कर रहे हैं हम आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था, तो पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। यह भारत का स्वदेशी निर्मित अंतरिक्ष स्पेस वो था,
कृत्रिम उपग्रह, सॉरी, ठीक है। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह की बात करते हैं तो आर्यभट्ट हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को इसे छोड़ा गया था। कहाँ से? सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया था, ठीक है। चलते आगे आगे देखते हैं। देखो, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो यह की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई। अभी अभी हमने देखा है, तो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, तो 15 अगस्त कब हुई थी? तो 15 अगस्त को याद हुई थी, लिख लेंगे 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 15 अगस्त 1969 को याद कर लेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, ठीक है। सन मैंने आपको बता दिया है, सन कौन सी थी आपको अभी बताया, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न देखते हैं। देखो, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, ठीक है। इसे याद रखेंगे। एक भूस्तर उपग्रह का काल होता है, जब कोई भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो वो पृथ्वी के साथ क्या करता है? परिक्रमा लगाता है। तो इसका कितने घंटे में ये अपनी पूरा करता है? तो 24 घंटे में करता है। ये प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा गया है, ठीक है। जो यदि आप चाहते हो कि अंतरिक्ष विज्ञान के मैंने इससे पहले 4 क्लास और करवाए हुए हैं, तो आपको प्ले लिस्ट में 4 क्लास मिल जाएंगी, जाकर के प्ले लिस्ट में चारों क्लास को देख लेना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो मैं PYQ वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करवा रखे हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष विज्ञान से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 4 से 5 लगभग प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन ये मानो पक्का है, ठीक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान के टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, तो जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स तो बनाने हैं, ठीक है, जिससे आप क्या जब एग्जाम नज़दीक होता है तो आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो नोट्स जरूर बनाने हैं सभी को, जितने भी भाई और जितने भी बहनें और गृहिणी जो भी शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं। यदि आप मेरी बात को समझो तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपको स्वयं के द्वारा नोट्स तो जरूर बनाने हैं, जिससे जब भी आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम के समय में जो रिवीजन करते हो तुम 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, उस टाइम क्या आप मैराथन देखते हो, वो समय मैराथन देखने का नहीं होता है। वो समय होता है जो हमने खुद के नोट्स बनाए ना, उन नोट्सों को खुद से रिवाइज करने का, जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं, आप मैराथन क्लास में लगे हुए हैं, तो वो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ नोट्स खुद के जरूर बनाने हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो ये मान लो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, ठीक है। तो बात करते हैं, किस वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो कौन सी जो परत होती है वहाँ पर क्या है, उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, तो वो कौन सी परत होती है? देखो, उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तो वह होता है बाह्य मंडल। किस में किए जाते हैं? बाह्य मंडल में किए जाते हैं। एक्जियोस्फीयर बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? एक्जियोस्फीयर, जिसमें क्या है, सभी उपग्रहों को अवस्थित किया जाता है, ठीक है। याद रख लेंगे, इसलिए अच्छा प्रश्न है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। जो निम्न तापी इंजन होते हैं उनका उपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी के रूप में, ठीक है। रॉकेट प्रौद्योगिकी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। क्या होता है? निश्चित दूरी पर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? भूस्थैतिक स्थिति बोलते हैं, ठीक है। भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं, ठीक है। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की समानुपाती उस गति के साथ चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर हो, ठीक है। जब हम कोई भी उपग्रह छोड़ा जाता है तो उसे क्या करते हैं? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। किसकी कक्षा में? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो वह क्या है? पृथ्वी के सापेक्ष क्या है? परिक्रमा लगाता है, ठीक है।
चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। तो आपको नोट्स तो स्वयं से बनाना है, जिससे क्या है जब भी आप रिवीजन करोगे तो उस समय आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। लगभग मैंने इसमें सारे प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो से आपका जो स्पेस साइंस का टॉपिक है पूरा कवर हो जाता है। जो भी शेष रह जाएगा मैं उसे आपको अलग से एक वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी भूस्थैतिक संचार उपग्रह था। प्रश्न कह रहा है जो प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी भूस्थैतिक संचार उपग्रह था कौन सा था? एप्पल था। कौन सा था? प्रथम एप्पल था। 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। ठीक है, भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? पूछ रहा है भारत का जो चंद्र मिशन है अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो चंद्रयान-1 था। ठीक है, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर कब? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र मिशन था। ठीक है, मानव रहित था, याद रख लेंगे इसे। प्रश्न आता है मानव सहित और मानव रहित, तो मानव रहित चंद्र मिशन था। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे छोड़ा गया था। ठीक है, उपग्रह, अगला प्रश्न है उपग्रह प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो श्रीहरिकोटा है किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? स्पेस शटल में किया जाता है। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो जल्दी से बताइएगा किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करने का सिद्धांत होता है संवेग संरक्षण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या रॉकेट काम करता है। देखो चंद्रयान वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न एमपी डेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इससे पहले मैंने 4 क्लास और करवाई हैं जो स्पेस साइंस की हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको भी आपको अच्छे से देख लेना और नोट्स अपने बना लेने। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलते हैं आगे। PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है। देखो PSLV के बारे में बात करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV इसका क्या नाम है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। प्रश्न आता है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, तो इसका नाम है स्पुतनिक है। कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है, इसे जो मानव निर्मित है प्रथम है। ठीक है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी हमने बात की थी कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से नासा की एजेंसी है जो। ठीक है, किसकी एजेंसी है? नासा की है। संयुक्त राज्य कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1958 में, याद रखेंगे। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो खगोल भौतिकी से जुड़ा है। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो खगोलीय भौतिकी से जुड़ा है। ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाता है? जो अभिकेंद्रण बल के समान होता है। जो अभिकेंद्रण बल होता है ना, उसके समान होता है। तो जो सैटेलाइट के अंदर बैठा व्यक्ति कैसा महसूस करता है? भारहीन। वह हवा में तैरता हुआ नजर आएगा। कैसा तैरता हुआ नजर आएगा? भारहीन महसूस करता है। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो SLV-3, ASLV, PSLV XL और GSLV-M के सेकंड और GSLV-M के थर्ड, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इन सब में क्या अंतर है? देखो जो GSLV है हमारा SLV-3, इसकी हाइट होती है 22 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 22 मीटर, 22.7 मीटर है। ठीक है, इसका वेट है 17 टन वजन है इसका। ठीक है, और आल सॉलिड से चलता किससे? सॉलिड से चलता है। ठीक है, और 40 किलो भार तक ये अपने साथ ले जा सकता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे। ASLV का भार कितना है? 23.5 मीटर इसकी हाइट है। हाइट कितनी है? 23.5 मीटर हाइट है।
39 टन इसका भार है। कितना भार है? 39 टन। और यह कितना 150 केजी भार क्षमता अपने साथ ले जाने की क्षमता रखती है। ठीक है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल। इसका नाम क्या है? एक्सेल। इसकी हाइट कितनी है? 44 मीटर हाइट है। 44 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, याद रखेंगे। और 220 टन भार इसका कितना है? 220 टन है। ठीक है, इसका भार कितना है? 220 टन है। पॉलिड मास इसका कितना है? 860 किलोजल। इसको याद रख लेंगे। ठीक है, 860 किलोग्राम ये भार क्षमता अपने साथ ले जा सकता है। और ऑर्बिट में कितने किलोमीटर तक जा सकती है? तो 475 किलोमीटर तक यह जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 1300 किलोमीटर इन जियो क्रोमोस, ठीक है, ट्रांसफर ऑर्बिट में जा सकती है। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। ये चार्ट दिए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या जूम करके आप इन्हें देख सकते हो। यदि आपको कम दिखाई दे रहा हो तो हाई क्वालिटी पर करके इनका स्क्रीनशॉट लेकर या नोट करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, GSLV है, GSLV MK3 है, GSLV MK2 है। ठीक है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलते हैं आगे। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, GSLV हो गया आपका, ये GSLV हो गया, GSLV MK3, GSLV MK2, PSLV XL, ASLV है और SLV। 1 2 3 4 5 कितने तरह के रॉक हो गए? तो 5 तरह के हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। इनका सबका डाटा अलग से दे रखा है, इसे आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पेन से, जो कि आपके याद रखना है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ की बारे में बात कर लेते हैं। देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। कार्य क्या है इसका? रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इसका काम क्या है? रॉकेट अनुसंधान करना, प्रक्षेपण यान विकास परियोजना को बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना। याद रखेंगे। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसका काम क्या है? उपग्रह परियोजना के डिजाइन का निर्माण करना। ठीक है, डिजाइन का निर्माण करना और परीक्षण और प्रबंधन कार्य करना। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान ठोस ईंधन रॉकेट विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC की बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है। ठीक है, याद रखेंगे। ये इसका काम क्या है? यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणाली और इंजन को डिजाइन विकास आपूर्ति के लिए कार्य करता है। महेंद्रगिरी केंद्र को 1 फरवरी 2014 को, जो महेंद्रगिरी केंद्र है ना, इसका समय दे रखा है 1 फरवरी 2014 से इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के रूप में पदोन्नत किया गया। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है उपग्रहों को डिजाइन करना। ठीक है, इंजन का डिजाइन करना। ठीक है, ये सब किसका काम है? तो IPRSC का काम है। किसका है? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स RSC के रूप में पदोन्नत किया गया। ठीक है, महेंद्रगिरी कहाँ पर किया गया है? तो महेंद्रगिरी में किया गया है। केंद्र को 1 फरवरी कब? 1 फरवरी 2014 को। ठीक है, मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF हसन कर्नाटक में। कहाँ पर है? हसन कर्नाटक में। इसका काम क्या है? इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद सभी गतिविधियों, जो इनसैट हमारा उपग्रह है उसके प्रक्षेपण के बाद सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना,
उपग्रहों को क्या करना, कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियंत्रण संपर्क स्थापित करना। देखो केंद्र से क्या करना, केंद्र से उपग्रह से क्या संपर्क बनाकर रखती है, कौन सी है यह, तो MCF। कौन सी एजेंसी है, तो MCF का कार्य क्या है, यह केंद्र से क्या करती है, जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं उनसे क्या करती है, ये कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद क्या करती है, सभी गतिविधियों का क्या करती है, उस पर नियंत्रण रखती है, गतिविधियों की क्या करती है, निगरानी करती है, ठीक है, याद रखेंगे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न आता है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL कहाँ पर स्थित है, तो यह अहमदाबाद में स्थित हो जाएगी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। MP टेट वर्ग 3 में यह प्रश्न पूछा गया था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो ऑप्शन दिए थे अहमदाबाद, इस पर ऑप्शन था अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष और समृद्ध विज्ञान अनुसंधान विकास कराने वाले राष्ट्रीय केंद्र है। ये क्या है, अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान, यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च सेंटर है यही, ठीक है। तो अनुसंधान एवं विकास कराने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र हैं, कहाँ है, अहमदाबाद में, याद रख लो इसको भी, ठीक है। राष्ट्रीय दूरवेदी एजेंसी RNRSA, ठीक है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है इसको भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है, तो हैदराबाद में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आता है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में। इस एजेंसी का काम क्या है, यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान और वर्गीकरण करना और निगरानी करके जिम्मेदारी निभाती है, ठीक है, याद रख लेंगे। इसका काम क्या है, NRSA यानी राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर जो एजेंसी है ना, उसका क्या काम है, यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके, यह एजेंसी क्या करती है, उपग्रहों से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उसका क्या करते हैं, उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करती है, वर्गीकरण करती है और निगरानी भी रखती है, यह क्या पूरी जिम्मेदारी निभाती है, ठीक है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो बालानगर में है। इसका केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद के बालानगर में, याद रख लेंगे। हैदराबाद के कहाँ पर है, बालानगर। यदि ज़्यादा डीप में पूछता है तो बताएंगे हैदराबाद के बालानगर में है, ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की बात करते हैं तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भी कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ है, अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है, ये भी अहमदाबाद में, इसको आपको याद रखना, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसके प्रमुख कार्य में दूरसंचार, टेलीविजन, उपग्रहों का प्रयोग कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण आदि में शामिल है। ये सारे काम करती है, ठीक है। क्या क्या करती है, दूर संवेदन, मौसम विज्ञान के बारे में भी जानकारी रखती है, भूमापन, भूमि मापन के बारे में जानकारी रखती है और पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है इसमें, ठीक है। कौन सा है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसका नाम क्या है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद है, ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, हमारी अहमदाबाद में, ठीक है। इसको याद रख लेंगे। ज़्यादातर इनके नाम पूछे जाते हैं, कार्य नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें नाम तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, अहमदाबाद में। इस पर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इसके विपरीत दूसरा प्रश्न बन जाता है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद में, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, त्रिवेंद्रपुरम में, इसको अच्छे से याद रखना है। इसरो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु हो जाएगा, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। द्रव प्ररोधक प्रणाली केंद्र कहाँ पर है, तो त्रिवेंद्रपुरम में है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये 6, 7, 8 हैं जिनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आज टॉप 50 मैंने लिखा है, लेकिन टॉप 50 नहीं, टॉप 100 लिखना चाहिए था मुझे, तो टॉप 100 प्रश्न लिखना चाहिए था, क्योंकि आपको इतने सारे प्रश्न इस एक क्लास से मिल जाते हैं जिससे आपको किसी अन्य क्लास को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। अभी तो मैं आपको प्रश्न भी करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, ठीक है।
तो प्रमुख भारतीय उपग्रह हैं। अब भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। भास्कर है 1979 में, भास्कर 2 है, ठीक है। अब बात आती है कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ। देखो आर्यभट्ट को कहाँ से किया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर दूं, दिख नहीं रहा हो तो एक सेकंड रुको। अब अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट पूर्व सोवियत संघ बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, ठीक है। भास्कर प्रथम को 1979 में छोड़ा गया था, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको भी छोड़ा गया था, ठीक है। भास्कर द्वितीय बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया था। रोहिणी, रोहिणी को कहाँ से छोड़ा गया, श्रीहरिकोटा भारतीय प्रक्षेपण यान SLV, कौन सा SLV 3 द्वारा छोड़ा गया, याद रखेंगे। ASV से नहीं, सॉरी, SLV द्वारा इसे छोड़ा गया था, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल प्रायोगिक फ्रेंच गुयाना के कोरू, कहाँ से इसे प्रक्षेपित किया गया था, तो ये मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको याद करना है सबको। एप्पल प्रायोगिक फ्रेंच कहाँ से, गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे छोड़ा गया था, ठीक है। कब, 1981 में, ठीक है। यह संचार उपग्रह है, कौन सा, एप्पल प्रायोगिक क्या है, यह संचार उपग्रह है। कहाँ से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से इसे छोड़ा गया था, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी एरियन, जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम है एरियन 4 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। देखो प्रक्षेपण यान कौन सा है, एरियन 4। एप्पल, प्रश्न आता है एप्पल संचार उपग्रह को किस यान द्वारा छोड़ा गया, तो किस के द्वारा छोड़ा गया था, एरियन 4 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। 1981 में। कब किया गया, तो 1981 में किया गया, याद रख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मैटसेट यानी कल्पना फर्स्ट PSLV 4 द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। PSLV 4 किसके द्वारा, PSLV C4 के द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया। ये नहीं आपको नोट करना, एक कॉपी ले लो पेन से, उसे आप नोट कर लेना तरीके से, नोट करके और उसका आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे से याद होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आपको याद करने पड़ेंगे, तब याद होंगे। बार बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं बोलूँ इन्हें समझाने के लिए, मैं आपके लिए कोई अलग तरीका अपनाऊँ तो सब याद तो आपको ही करना है, तो बस मैं बता सकता हूँ, इनके नाम और जानकारी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो याद आपको करना है, जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। मैटसेट कल्पना फर्स्ट इसे 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। इस किससे किया गया था, PSLV थी, जो रॉकेट थी उसका नाम है PSLV, ठीक है, द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। रिसोर्स सेट, अगला है रिसोर्स सेट PSLV 25 द्वारा इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था, किसके द्वारा, PSLV से, ठीक है। ठीक है, याद रखेंगे। 17 अक्टूबर कब किया गया था, 17 अक्टूबर 2023, ठीक है, याद रखना है इसको भी। IRNSS यानी इसको कब भेजा गया था, तो यह 1 जुलाई 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C22 द्वारा रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान तो 5 नवंबर 2013, इसे कब भेजा गया, 5 नवंबर 2013। कहाँ से भेजा गया था, तो श्रीहरिकोटा से भेजा गया। PSLV C25 रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे, PSLV C25 रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। और 5 नवंबर कब किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, मंगलयान कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना, इनके उद्देश्य भी सामने दे रखे हैं, तो उद्देश्यों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलें आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या क्लास को रोक करके जूम करके आराम से एक एक पॉइंट को नोट कर लेना है, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। देखो मंगलयान, भारत का प्रथम मंगल अभियान 24 सितंबर 2014 ईस्वी को मंगल पर उपग्रह पर स्थापना के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल बनने वाला पहला देश बन गया था।
तो कब बन गया था? 24 सितंबर 2014 ईस्वी को मंगल पर उपग्रह के स्थापना के साथ। ये भेजा कब गया था? 2013 को नवंबर में भेजा गया था। तो 24 सितंबर की बात हो रही है, ठीक है। पहला देश बन गया था। उपग्रह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इस उपग्रह का उद्देश्य क्या था? यह मंगल ग्रह पर किसकी खोज करेगा कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है या नहीं है, इसकी संभावनाओं का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इसके लिए इसे भेजा गया, ठीक है। तो ये इनके उद्देश्य दिए गए हैं सामने, इन्हें आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना है, ठीक है। ये सामने दिए हैं सब। चलते आगे। आगे प्रश्न है, देखो चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV 11 यान द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर भेजे जाने वाला भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान अभियान था। यह चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मानव रहित चंद्र अभियान है। यह 30 अगस्त 2009 तथा सक्रिय रहा। कब तक सक्रिय रहा? 30 अगस्त 2009 तक यह क्या रहा? सक्रिय रहा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना था। इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना था, ठीक है। एड्यूसेट 20 सितंबर 2004 को भेजा गया था। एड्यूसेट कब भेजा गया था? तो 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से GSLV F01 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो GSLV F01 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आपको इन्हें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या था? दूर शिक्षा, यह शिक्षा के क्षेत्र में भेजा जाने वाला था, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए संदेश निर्मित करने वाला प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एडुसेट क्या है? दूर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए स्वदेश निर्मित प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है, ठीक है। याद रखेंगे इसे। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाना चाह रहे हैं उसके बारे में इसे भेजा गया था, ठीक है। कार्टोसैट उपग्रह 5 मई 2005 को भेजा गया था। 5 मई 2005 को कार्टोसैट श्रीहरिकोटा से इसे PSLV C6 से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था भेजने का? देश के पहले मानचित्रण कार्यों हेतु प्रयुक्त उपग्रह मैपिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण। यह क्या करेगा? यह ऊपर से क्या करेगा? सैटेलाइट सिस्टम लगाया, ऐसा सिस्टम लगाया इसके अंदर। यह क्या करेगा? पृथ्वी की चित्र लेगा, क्या लेगा? मैपिंग करेगा, ठीक है। मैपिंग करेगा, चित्र भेजेगा, ठीक है। कार्टोसैट इसका नाम मानचित्रण करेगा, ठीक है। चित्र हमें भेजेगा और उसका क्या करेगा? मैपिंग करके कार्य करेगा, ठीक है। देश के पहले मानव चित्रण कार्य हेतु प्रयुक्त किया गया, ठीक है। जो ऊपर से क्या करेगा? चित्र भेजेगा हमें, ठीक है। जिससे क्या होगा? पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है। ऊपर से भेजेगा। इसे कब भेजा गया था? इसका नाम है कार्टोसैट। याद रखेंगे अच्छे से, कार्टोसैट है। कौन सा है? कार्टोसैट 5 मई 2005 को भेजा गया, ठीक है। अब GSAT 14 5 जनवरी 2014 को भेजा गया था। GSAT 14 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया था। GSLV D5 के द्वारा इसे भेजा गया। किसके द्वारा? GSLV D5 से इसे प्रक्षेपित किया गया। 1980 किलोग्राम वजन का संचार उपग्रह है। इसका भार कितना है? कभी कभी का भार भी पूछ लेता है। तो 1980 किलोग्राम वजन का भार का ये संचार उपग्रह है, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है, ठीक है। अगला है GSAT हो गया। GSAT 16 इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था एरियन 5 के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे एरियन जो 5 रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया था। यह भारत का 24वां संचार उपग्रह है। कौन सा? 24वां। कौन सा? GSAT 16 भारत का 24वां संचार उपग्रह है। यह अपने साथ कुल 48 संचार ट्रांसपोंडर ले गया। तो ये प्रश्न अच्छा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कितने संचार उपग्रह अपने साथ लेकर गया था? तो 48 संचार उपग्रहों को अपने साथ लेकर गया था, ठीक है। कौन सी रॉकेट से भेजा गया था? तो एरियन 5 इसको याद रख लेंगे। तो एरियन 5 के द्वारा इसे भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 7 सितंबर 2014 को भेजा गया था, ठीक है। 7 सितंबर 2014 को एरियन 5 के द्वारा रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपण किया गया था। यह अपने साथ कुल 48 संचार उपग्रहों के साथ लेके गया था, ठीक है। GSAT 15 को 11 नवंबर 2015 को भेजा गया था, ठीक है। कहाँ से भेजा गया? तो फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे एरियन 5 से इसको भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एरियाने 5 से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। देश में टेलीविजन की डायरेक्ट टू होम
DCH ब्रांड है सेवाओं का और बेहतर बनाएगा। टेलीविजन की जो सेवाएं हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए इसे भेजा गया था। किसे? जी सेट को कब भेजा गया था? जी सेट 11 नवंबर 2015 को। इसका कार्य क्या है? जो टेलीविजन की हमारी सुविधा है उन्हें बेहतर बनाएगा। ठीक है, देखो स्केट को स्केट सेट फर्स्ट को श्रीहरिकोटा से PSLV C-35 द्वारा प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, यह मौसम उपग्रह है। मौसम उपग्रह कौन सा है? तो स्केट सेट। ठीक है, मौसम उपग्रह हो जाता है स्केट सेट अपना। 26 सितंबर 2016 को इसे भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 26 सितंबर 2016 को। जी-18 की बात कर लेते हैं। जी-18 को कोरू केंद्र एरियन 5 द्वारा भेजा गया था। यह संचार उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। रिसोर्ट सेट 2A श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह है। देखो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है यह टॉपिक, लेकिन आपने इस टॉपिक को यदि अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये मानो आपके EBS में 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं गए। यदि आप इस टॉपिक को छोड़ देते हो तो आपके 4 से 5 नंबर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और मान लो आपके 2-3 नंबर वैसे भी कम हो गए, और कोई टॉपिक ऐसा पूछ लिया, कोई नया टॉपिक पूछ लिया, तो मान लो आपको फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो रिसोर्ट सेट 2A इसे 7 दिसंबर 2016 को श्रीहरिकोटा से PSLV 36 के द्वारा भेजा गया था। इसका काम क्या है? दूर संवेदी उपग्रह है। ये कैसा है? दूर संवेदी उपग्रह। तो एक एक को आप अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नोट करना है आपको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो आप वीडियो को रोक करके आराम से एक एक शब्दों को नोट कर लेना। ठीक है, इनके कार्य इधर दिए हुए हैं। ठीक है, चलते आगे। अगला प्रश्न है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया। ठीक है, चलते आगे। अगला प्रश्न है कार्टोसेट की बात कर लेते हैं। कुछ थोड़े से और रह गए। कार्टोसेट 2A श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया? श्रीहरिकोटा से 15 फरवरी 2017 को भेजा गया था। ठीक है, मानचित्र ये क्या करेगा? ये पृथ्वी पर मानचित्र उपग्रह है। क्या है? यह ऊपर से क्या करेगा? मानचित्र यानी चित्रण करेगा वहां से। ठीक है, पिक्चर भेजेगा। कार्टोसेट श्रीहरिकोटा से इसे भेजा गया। ठीक है, इसका भी काम क्या है? ये मानचित्रण का यह काम करेगा। ठीक है, ये भी मानचित्रण का काम करेगा। कार्टोसेट 2 23 जून 2017 को भेजा गया था PSLV 38 द्वारा। ठीक है, कार्टोसेट 2 श्रेणी पृथ्वी का निरीक्षण करेगा। ये क्या करेगा? पृथ्वी का क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। ठीक है, INS आईसी व मार्कोसेट यह इसका काम क्या है? इसे PSLV द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? PSLV द्वारा 40 द्वारा भेजा गया था। 12 जनवरी कब भेजा गया था? तो 12 जनवरी 2018 को भेजा गया था। ये क्या करेगा? पृथ्वी की निगरानी करेगा। ठीक है, कार्टोसेट 2 श्रेणी का अर्थ है INS व मार्कोसेट भी इसे बोलते हैं। PSLV 40 द्वारा इसे भेजा गया था। एक पृथ्वी का क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। देखो IRNS-1 इसे भेजा गया था श्रीहरिकोटा से 12 अप्रैल 2018 को PSLV 41 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV 41 के द्वारा। नौवाग्रह है। कौन सा ग्रह है? नौवाहन उपग्रह है। ये कौन सा है? नौवाहन उपग्रह की बात करते हैं तो नौवाहन उपग्रह हो जाएगा IRNS-1। याद रखेंगे IRNS-1 ये नौवा उपग्रह है। ठीक है, नौवाहन उपग्रह है। नौवाहन उपग्रह है। अच्छे से याद करेंगे। यदि आप वीडियो को स्किप करके जाते हो तो ये मान लो आज बहुत बड़ी गलती करोगे आप और अपनी तैयारी को बीच में ही ड्रॉप करने वाले हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अंतरिक्ष विज्ञान एक नज़र में प्रश्नों को देख लेते हैं हम एक एक करके। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? जल्दी से बताइएगा। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई। ठीक है, थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापना 1963 में किया गया था। थुम्बा कहाँ है? केरल में है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, इसकी स्थापना 1963 में की गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। विदेशी भूमि पर छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का प्रथम आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ था? जो भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट था कब और कहाँ हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण के राजस्थान में हुआ था। ठीक है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान में 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। ठीक है, चलते आगे। आगे प्रश्न दिए हुए हैं। तो आज मैंने आपको
लगभग अंतरिक्ष विज्ञान से कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो एक कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि मैं आपके लिए इस तरह मेहनत करके और जो डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपका इतना फर्ज बनता है कि एक लाइक तो मेरे लिए होना चाहिए। ठीक है, स्वदेश से निर्मित प्रश्न बोल रहा है, स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो रोहिणी हो जाएगा। कौन सा है? रोहिणी है। प्रश्न कह रहा है स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो रोहिणी 17 अप्रैल 1983 को इसे भेजा गया था। ठीक है, याद रख लेंगे। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश इन्होंने कब किया था? तो 1984 में अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये भी। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला की बात करता है तो कल्पना चावला। याद रखेंगे, भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला हो जाएगी। और भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ गए थे। किसके साथ गए थे? तो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गए थे। ठीक है, कब गए थे? 1984 में गए थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये त्रिवेंद्रपुरम में है। ठीक है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। ठीक है, 18 जुलाई 1980 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है, अभी तो बहुत सारे प्रश्न आपको और अच्छे देखने मिलेंगे। ठीक है, तुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब की? तो 1965 में हुई थी। तुम्बा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। ये सन वाले प्रश्न मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि सन वाले प्रश्न काफ़ी पूछे गए। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, मैंने EVS की प्ले लिस्ट अलग से बनाई है, ओल्ड पेपर EVS प्ले लिस्ट 2024, जिसमें मैंने 2022 के जो EVS का ये पेपर EVS आपके एग्जाम में जो आती है उसकी मैंने अलग से पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के पेपर देख सकते हो किस तरह का प्रश्न आपको MP टेट वर्ग 3 में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सेशन को अंत तक जरूर देखें। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भामा परमाणु कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी, ट्राम्बे में 1954 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में कलपक्कम मद्रास में हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागारिन था। सोवियत संघ से 1961 में ऐसे भेजा गया था। ठीक है, ये कहाँ से थे? सोवियत संघ से। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 में भी भेजा गया था इन्हें भी। ठीक है, चंद्रमा पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। 21 जुलाई 1969 को इन्होंने स्पेस में इन्हें भेजा गया था। ठीक है, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह है। विश्व की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है? तो विश्व की बात हो रही है। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? ECO-1 है। ECO-1 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1968 में भेजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 1968 में से भेजा गया था। याद रखेंगे, एक प्रश्न नहीं है। देखो, मैं एक प्रश्न में आपको कितने प्रश्न करवा रहा हूँ, ध्यान देना। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह ECO-1 हो गया। ठीक है, ये कहाँ से भेजा गया था ये भी आपको पता गया। सन भी करवा रहा हूँ साथ में, सब पूरा डाटा ही मैं आपको दे दिया। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ना कोई आपसे शुल्क लग रहा है ना कुछ, केवल एक लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो से लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा है। ठीक है, 1984 में गए थे। कब गए थे? तो राकेश शर्मा है 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है, 1997 में भेजी गई थी। ठीक है, ये भारतीय मूल की प्रथम महिला है। ठीक है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम, 2007। कब गई थी? 2007 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले का श्रेय किसके जाता है? तो सुनीता विलियम्स को जाता है, 195 दिन। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक है। कौन सा है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह
अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ 1957। ठीक है। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा 1956 में इसे भेजा गया था। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह है इनसैट 2A, जुलाई 1992 में से। ठीक है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है 1998 में। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत राजस्थान में है। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव काम करना आरंभ किया। ध्रुव, जिसका नाम क्या है? ध्रुव ने कब काम करना स्थापित किया? देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र, सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र की बात हो रही है, अच्छे से याद करेंगे इसे। ठीक है। काम करना आरंभ किया था 8 अगस्त 1985 को इसने काम करना स्थापित किया था। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था, अमेरिका का। ठीक है, 1981 में। ठीक। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव का है? लाइका। इसका नाम क्या था? लाइका। एक का है? कुत्ता है, एक मादा है। ठीक है, मादा कुत्ता, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव लाइका है, एक मादा कुत्ता है। ठीक है। अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष यान होता है ना, उससे बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लियोनोवा, एलेक्सी लियोनोवा। ठीक है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान सेंजू, चीन, जिसने चीन के द्वारा भेजा गया था। सेंजू, कौन सा है? सेंजू। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान की बात करते हैं तो सेंजू, चीन। ठीक है। मानव मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कब पहुंचा? पथफाइंडर 6 जुलाई 1997 को भेजा गया था। ठीक है, पथफाइंडर, इसका नाम क्या है? पथफाइंडर। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान कब पहुंचा? तो पथफाइंडर इसका नाम है, 6 जुलाई 1997। ठीक है। आगे, इनसैट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इनसैट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया? जल्दी से बताइएगा। तो 28 सितंबर 2003 को किया गया था। ठीक है। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला, अंतरिक्ष में प्रथम प्रयोगशाला स्काई लैब अमेरिका ने बनाई है। ठीक है, 1973 में, याद रखेंगे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टीटो, इन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष का क्या किया था? पर्यटन यानी भ्रमण किया था। ठीक है, ये इनका नाम क्या है? डेनिस टीटो। ये कब गए थे? तो 2001 में गए थे। ठीक है। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना है। ठीक है, लूना, इसे 12 सितंबर 1970 को भेजा गया था। ठीक है, लूना 16। अभी तक आपने अंतरिक्ष विज्ञान से 4 क्लास हमारी और नहीं देखी तो उन्हें जाकर भी देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेस साइंस की 4 क्लास आपको और करवाई है। ठीक है, उनको भी जाकर के देख लेना है। इनसैट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया? इनसैट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया? तो जल्दी से बताइएगा। तो इनसैट 3E का सफल परीक्षण किया गया था 28 सितंबर 2003 को। कब किया गया था? तो 28 सितंबर। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब अमेरिका 1973। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टीटो, ये हो गया। आगे चलते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11, अपोलो 11। ठीक है, चंद्र तल पर प्रथम अंतरिक्ष यान मनुष्य को उतारने वाला कौन सा? तो मनुष्य को उतारने वाला अपोलो 11 हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश तो सोवियत संघ हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम की बात हो रही है, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश तो सोवियत संघ हो जाएगा। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हसन में है। कहाँ पर है? जो कि हसन में कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जो कंट्रोल सुविधा है कहाँ पर है? हसन यानी कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान में प्रयुक्त निम्नतापी इंजन में प्रयोग में लाए जाते हैं तो द्रव ऑक्सीकारक के रूप में और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनमें किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में भेजा गया। अच्छा प्रश्न है। डिस्कवरी, अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसकी ईंधन टैंक को भरा गया था, किससे भरा गया था? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से भरा गया था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, डिस्कवरी को कब भेजा गया था? तो 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। और ईंधन जो इस्तेमाल होता है, जो इंजन होता है, जो रॉकेट होता है, उसमें जो ईंधन होता है वो ईंधन क्या होता है?
द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ठीक है, याद रखेंगे, और ठोस भी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।